स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। एक समय की बात है। एक विशाल घना जंगल था। उसमें पशु पक्षी और जानवर रहते थे। वह वन एक बहुत बड़े न्यायी राजा के राज्य में स्थित था, इसलिए कोई भी यहाँ शिकार करने नहीं आते थे। कभी कभी राजा अपने राजकाज से उबकर यहाँ आता था और नदी के किनारे बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता था। इस जंगल में गरुड़ भी रहते थे। ये गरुड़ सांप और अन्य जीवों को मारकर खाते थे। इस जंगल में जब जीवों की संख्या कम हो गई तो गरुड़ दूसरे जंगल में चले गए। अब मात्र एक जोड़ी ही बचा था। कुछ दिन पहले ही गरुड़ ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। वे भी चले जाते, पर छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? इससे पहले उनको 4 बार बच्चे हुए थे और चारों बार जंगल में आग लगी और वे बच्चे छोड़कर भाग गए थे। वो बच्चे आग में जलकर मर गए थे। इसलिए इस बार चाहे जो भी हो, वो बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा निश्चित किया था दोनों ने। गरुड़ और गरुड़ी दाना पानी लाकर अपने बच्चों को खिलाते रहते। एक दिन इस जंगल में फिर से आग लग गई। सारे जीव जंतु जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जंगल में हाहाकार मच गया। चारों ओर से पशु पक्षियों का चित्कार मच गया। सभी पशु पक्षी भाग के निकलने लगे। अब तो मात्र गरुड़ और गरुड़ी तथा उनके 2 बच्चे बाकी रह गए थे। गरुड़ गरुड़ी से कहता है, चलो हम भी यहाँ से भाग चलें। गरुड़ी ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? कैसे भागे हम भाग जाएंगे तो अपने मासूम बच्चों का क्या होगा? गरुड़ ने कहा, गरुड़ी तुम समझने की कोशिश करो। इस जंगल से सभी पशु पक्षी भाग चुके हैं, केवल हम लोग ही यहाँ रह गए। ऐसे समय में तो अपना अपना जीवन बचाना होता है। गरुड़ी कहती है, तुम भी ऐसा सोचते हो क्या? इन बच्चों को छोड़कर हम भाग जाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? पहले के बच्चों की तरह आग में जल जाएंगे। गरुड़ कहता है, तुम जिद मत करो। ये जंगल जलता हुआ नजदीक आता जा रहा है। सोचने समझने का समय नहीं है। तुम चलो, बच्चे भले यहाँ रहें। गरुड़ी बोली, तुम तो निर्लज हो। ऐसा कहने में तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? हमारे पहले के 4 बच्चे आग में जल गए और ये बच्चे भी आग में जल जाएंगे, ऐसा तुम सोच रहे हो? तुम कैसे पिता हो? आग जलते हुए नजदीक आने लगी। अब अधिक बात करने में गरुड़ को कोई लाभ नहीं दिखा, तो गरुड़ ने गरुड़ी से कहा, तुम मेरा कहा मानती ही नहीं तो मैं क्या करूं? यहाँ रहेंगे तो हम दोनों जलकर मर जाएंगे और मैं तो जीना चाहता हूं। तुम रहो, मैं तो चला। गरुड़ी बोली, मत जाओ स्वामी, मत जाओ। मैं एक अबला हूं। मैं इन बच्चों को किस तरह बचा पाऊंगी? आप रहोगे तो हम आग से बचने का कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। आप मत जाइए। हम सबको ऐसी हालत में छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? गरुड़ ने कहा, तुम तो समझते नहीं हो। फिर से कहता हूं, आना हो तो चलो, नहीं तो यहाँ रहकर इन बच्चों के साथ ही आग में जल मरो। अंत में गरुड़ बच्चों और गरुड़ी को उसी जंगल में छोड़कर भाग गया। गरुड़ी बहुत रोने लगी। उसको देखकर बच्चे भी खूब रोने लगे। गरुड़ी ने सोच लिया कि भले ही मैं बच्चों के साथ जल मर जाऊंगी, पर बच्चों को अपने से अलग नहीं करूंगी। धीरे धीरे आग नजदीक आने लगी। अब क्या करना है, ये सोचकर गरुड़ी घबराने लगी और देखा पास ही में एक चंदन का जंगल है। उसमें एक एक करके बच्चों को वहां ले जाकर छोड़ा। फिर आसपास में नीचे पड़े हुए सूखे पत्तों को हटा दिया।
चारों ओर के पत्तों को साफ किया। फिर जंगल के ही नजदीक में पानी का एक झरना था। वो झरने पर जाकर अपने पंखे भिगाकर आती और बच्चों के पास के अग्नि पर पंखे झटकारती। वह पानी छींटकर आग को बुझाने की कोशिश करती। आग पर पानी डालकर वो फिर पंखे भिगाने झरने पर जाती। इतनी देर में तो अग्नि फिर सुलग उठती। ऐसी भयानक परिस्थिति खड़ी हो गई थी कि गरुड़ी तो रात दिन पानी में पंखे भिगाकर छिटकने लगती। अब तो वो थक कर लथपथ हो गई। 1-2 दिन के बाद आग शांत पड़ने लगा, फिर भी गरुड़ी तो पानी छींटती ही रहती। एक बार वो पानी में चोंच डुबाकर आ रही थी, तब वो पानी के भार के कारण गिर पड़ी थी। वो ऐसे ही जमीन पर पड़ी रही। काफी समय हो जाने से उसके शरीर पर चींटियां चढ़ गई। फिर रात्रि के ठंडे प्रहर में उसके शरीर में चेतना आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो वो झरने के किनारे पड़ी थी। उसको जंगल के आग की घटना याद आई, बच्चे याद आए। पर अब जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि चारों ओर अंधेरा था। उसको लगा कि अब तो बच्चे आग में जलकर मर ही गए होंगे। ऐसा सोच के वो खूब रोने लगी। सुबह हुई तो उजाला फैला और वो धीरे से उठकर चंदन वन में चली गई। तब उसने देखा कि बच्चे आग के गर्मी के कारण बेहोश पड़े हैं। उसको बहुत दुख हुआ। फिर उसने ध्यान से देखा तो बच्चे सांस ले रहे थे, वे मरे नहीं थे। उसको पुनः आशा जगी। वह फिर से झरने पर गई और पंखे भिगोकर पानी ले आई और बच्चों की चोंच में डाला। थोड़ी देर के बाद बच्चों ने आंखें खोली। गरुड़ी खुश हुई। फिर दोनों बच्चों को पंखे में लेकर खूब प्रेम करने लगी। जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी वे वहीं रहने लगे। नजदीक के ही छोटे छोटे वन में जाकर जीव जंतुओं को खाकर रहने के लिए वे चंदन वन में ही आते। ऐसा करके वे दिन बिताने लगे। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे। वो गरुड़ी बच्चों के साथ खूब हंसी खुशी रहने लगी थी। गरुड़ का तो कोई पता भी नहीं था। बच्चे अपने पिता गरुड़ को याद भी नहीं करते थे। दिन बहुत अच्छे निकलने लगे। इस तरफ गरुड़ अन्य जंगल में आकर रहने लगा। वहां दूसरे जंगल में रहते हुए गरुड़ ने सोचा, वहां आग वाले जंगल में पड़े गरुड़ी और बच्चे तो आग में जलकर मर गए होंगे, तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। अब तो मैं अकेला पड़ गया हूं। ना तो मेरी पत्नी है, ना ही बच्चे हैं, तो पूरी जिंदगी मैं अकेले कैसे बिताऊं। इसके अपेक्षा दूसरी पत्नी रख लूं तो और अच्छा। ऐसा सोचकर उसने उसी जंगल में रहने वाली एक गरुड़ी से संबंध बनाने लगा। वह भी उसी जंगल में रहने लगा। वहां भी एक घटना घटी। वो जिस गरुड़ी के साथ संबंध बना रहा था, उस गरुड़ी का पति आया। वो गरुड़ और गरुड़ी के संबंध के विषय में जाना और वह इस गरुड़ को चोंच मार मार कर परेशान करने लगा। एक बार वो गरुड़ और उसके संबंधी गरुड़ों ने इस गरुड़ को दूसरे जंगल में चरने के बहाने ले गए। वहां 4-5 गरुड़ों ने इस गरुड़ को चोंच मार मार कर बेहोश कर दिया। वह मर गया है ये समझकर वे गरुड़ वापस जंगल में आ गए। इसकी खोज खबर लेने के लिए वो गरुड़ी भी नहीं आई। वह क्यों आएगी, अब तो उसका पति आ गया था। गरुड़ पूरे दिन अधमरा हालत में पड़ा रहा। रात बीत गई। दूसरे दिन उसने आंखें खोली। उसको बहुत दर्द हुआ, पर क्या करता, ये उसके कर्म का ही फल था। फिर वो धीरे से उठा और नदी पर गया, पानी पिया और नजदीक में ही स्थित एक चंदन के वृक्ष पर जाकर बैठा। 2-3 दिन वहीं रहा। फिर उसे थोड़ा आराम लगा। अब वो नजदीक के वनों में चरने के लिए जाता था और रहने के लिए वहीं चंदन के वृक्ष पर लौट जाता था। वहां भी कितने दिन रहता। अब उसके मन में आया कि मेरी असली पत्नी गरुड़ी और बच्चे जीवित हैं या मर गए, इसका पता तो लगाऊं। ऐसा सोच करके
वो जिस जंगल से भाग कर आया था उस जंगल में वापस आया। वहां देखा तो उसको कोई नहीं मिला। उसे लगा कि सचमुच ही मेरी पत्नी और बच्चे आग में जलकर मर गए। अब वो इसी जंगल में रहने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि गरुड़ जंगल में जहां चरने के लिए आता था, उसी जंगल में गरुड़ी भी अपने बच्चों को लेकर चरने के लिए आई थी। गरुड़ ने गरुड़ी को देखते ही पहचानने की कोशिश की। अरे, ये तो मेरी पत्नी जैसी लग रही है, पर बच्चों को वो नहीं पहचान सका। उसको दुविधा हुई कि ये वही गरुड़ी है या कोई अन्य गरुड़ी है। वो चुप ही रहा। तो दूसरी तरफ गरुड़ी ने भी गरुड़ पति को देखा, लेकिन उसे लगा कि ये गरुड़ तो दूसरे वन में गया था, वो यहाँ और कैसे आ सकता है? ये तो कोई दूसरा ही गरुड़ होगा। गरुड़ अपने ढंग से चरता था तो गरुड़ी और बच्चे अपने ढंग से अलग ही रहकर चरने लगे। एक दिन दोपहर को चंदन के वृक्ष पर गरुड़ के बच्चों ने सांप के एक बच्चे को देखा। वो सांप का बच्चा गरुड़ों को देखकर खोखल में छिप गया। गरुड़ के बच्चों ने सांप के बच्चे को खोखल से निकाला और उसे चोंच मारकर अधमरा कर दिया। सांप का बच्चा भागा और वहां से भागकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया। पीपल के वृक्ष पर ही गरुड़ बैठा था। गरुड़ ने सांप को देखा और उसने चोंच मारकर उसे मार डाला। इतनी देर में गरुड़ के बच्चे सांप को खोजते हुए वहां आए। बच्चों ने गरुड़ से कहा, ये हमारा शिकार है, हमें दे दीजिए। गरुड़ ने बच्चों से कहा, इस शिकार को मैं कैसे वापस दे दूं? इसको तो मैंने पकड़ा और मैंने ही मारा है। बच्चे बोले, परंतु शिकार तो हमने खोजा था, ये हमारे पास से भागकर यहाँ आया है, इसलिए ये शिकार तो हमारा ही कहलाएगा, तो हमें दे दीजिए। गरुड़ बोला, नहीं दूंगा, ये मेरा शिकार है। बच्चे बोले, ऐसा नहीं चलेगा, ये हमारा शिकार है, हमें दे दो। शिकार की खातिर बच्चों और गरुड़ का झगड़ा हुआ। तभी बच्चों को खोजती हुई गरुड़ी वहां आई। गरुड़ी ने गरुड़ से कहा, इस शिकार को तो बच्चों ने खोजा है, इसलिए इस शिकार को बच्चों को दे दो। गरुड़ ने कहा, इस शिकार को मैंने पकड़ा है, तो उन्हें कैसे दे दो? गरुड़ी ने कहा, पर तुम तो बड़े हो और ये बच्चे हैं, तुम्हें समझना चाहिए, यदि हम बुजुर्ग ही ना समझे तो कैसे चलेगा? गरुड़ ने कहा, मैं नहीं देने वाला, तुम्हें जो करना है सो करो, पर मैं तो इस शिकार को नहीं दूंगा। गरुड़ी ने कहा, हाय रे, तुम्हें क्या कहना? एक तो बच्चों का पिता गरुड़ इन बच्चों को छोड़कर भाग गया और दूसरी तरफ तुम इनका शिकार नहीं देते। गरुड़ ने पूछा, इसके पिता इन्हें छोड़कर कहाँ गए? गरुड़ी ने पूरी बात सुनाई। गरुड़ ये बात जानकर बहुत खुश हुआ। उसके मन में आया, ये तो मेरे ही बच्चे हैं और गरुड़ी मेरी ही पत्नी है, ये सब आग में जलकर मरे नहीं है, जीवित हैं। गरुड़ ने कहा, तुम्हारा पति तो मैं ही हूं। गरुड़ी कहती है, मेरे पति तुम नहीं हो सकते, तुम तो अलग ही दिखते हो। गरुड़ गरुड़ी की बातें चल रही थी, तब बच्चे शिकार लेकर भाग गए। फिर गरुड़ ने अपनी सब बातें बताई। उसको सुनकर गरुड़ी बोली, भले पहले के तुम मेरे पति होंगे, पर अभी मेरे पति नहीं रहे। यदि तुम मेरे पति ही होते तो आग में हम लोगों को छोड़कर नहीं भागते। तुम मेरे पति नहीं हो सकते, ना ही इन बच्चों के पिता। तुम्हारे और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। फिर गरुड़ी बच्चों को लेकर वहां से निकल गई और चंदन वन में आ गई। गरुड़ वहां से आकर उनके पास ही थोड़ी दूरी पर रात बिताई। सुबह फिर गरुड़ी के पास चला गया। बच्चे इधर उधर चरते हुए खेल रहे थे। वो बच्चों के पास जाकर लाड़ प्यार करने लगा। बच्चे गरुड़ को देखकर दूर भागने लगे। गरुड़ी ने कहा, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे पति नहीं हो। गरुड़ ने कहा, मैं ही तेरा पति हूँ, तू क्यों नहीं समझती? गरुड़ वहां पास में जाकर गरुड़ी को फुसलाने लगा, लेकिन गरुड़ी मानने को तैयार नहीं थी।
बाद में गरुड़ ने कहा, भले ही तुम मुझको स्वीकार ना करो, अपने घर नहीं रखो, पर मेरे बच्चे तो मुझे दे दो। गरुड़ी गरुड़ की मांग सुनकर बहुत गुस्सा हो गई और बोली, तुम्हारे बच्चे हैं? तुम्हारे बच्चे होते तो तुम उन्हें छोड़कर भाग नहीं गए होते। उन्हें किस तरह से बचाया है वह मुझको ही पता है। सूर्य चंद्र उसके साक्षी हैं। गरुड़ ने कहा, तुम चाहे जो करो, पर मेरे बच्चों को मुझे दे दो। गरुड़ी उसको बच्चे नहीं देती है। गरुड़ बोला, तुम मुझे मेरे बच्चे को नहीं दोगी तो मैं राजा के पास न्याय के लिए जाऊंगा। गरुड़ी ने कहा, तुम चाहे जिस राजा के पास जाओ और चाहे जो करो, पर मैं तो बच्चों को नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। फिर तो गरुड़ राजा की नगरी में जाकर न्यायी राजा से मिला और पत्नी और बच्चों से जुड़ी सभी बातें बताई। न्यायी राजा ने कहा, गरुड़, तुम कल गरुड़ी और बच्चों को लेकर दरबार में आना। गरुड़ फिर से चंदन वन में आया और गरुड़ी से बोला, तुझको कल बच्चों के साथ न्यायी राजा ने दरबार में बुलाया है। गरुड़ी बोली, कोई बात नहीं, मैं कल बच्चों को लेकर दरबार में आऊंगी। राजा के आदेश का अनादर नहीं करूंगी। गरुड़ी ने माना कि यदि इतनी तकलीफें उठाकर बच्चों को आग से बचाया है और छोटे से बड़ा किया है, ये सब बातें राजा को सुनाऊंगी तो राजा बच्चों को गरुड़ को नहीं देंगे, बदले में उसको दंड जरूर देंगे। दूसरे दिन गरुड़ी बच्चों को लेकर न्यायी राजा के दरबार में पहुंची। गरुड़ भी आया और दरबार लगा। राजा ने न्याय का काम आरंभ किया। राजा ने कहा, गरुड़ी, ये गरुड़ तेरा पति है? गरुड़ी ने कहा, मुझको पूरा विश्वास तो नहीं, पर उसकी बात से लगता है कि वो मेरा पति है। राजा ने कहा, और ये बच्चे तुम्हारे हैं? गरुड़ी बोली, हाँ महाराज, ये बच्चे मेरे ही हैं। राजा ने गरुड़ से पूछा, तुम्हारे गृह संसार में ऐसा क्यों हुआ? गरुड़ ने कहा, महाराज, मैं बाहर के अन्य जंगल में चरने के लिए गया था, तब जंगल में आग लगा था। मुझको लगा कि वहाँ ठहरी पत्नी गरुड़ी और बच्चे अग्नि में जलकर मर गए होंगे, इसीलिए मैं वहीं दूसरे जंगल में ही रुक गया था। फिर न्यायी राजा ने गरुड़ी से पूछा, क्या गरुड़ ठीक कह रहा है? ये बात सच है? गरुड़ी बोली, महाराज, गरुड़ झूठ बोल रहा है। दरअसल सच बात तो कुछ और ही है। गरुड़ी ने जंगल में आग लगी तब से बात शुरू करके बच्चों पर से झगड़े होने और बच्चों की गरुड़ की मांग तक सारी बातें राजा को सुना दी। गरुड़ी की बात सुनकर राजा ने सिर हिलाया। राजा ने कहा, गरुड़, अब तुम गरुड़ी को साथ रखोगे? गरुड़ ने कहा, हाँ महाराज, मैं अब भी गरुड़ी और बच्चों को अपने साथ रखने को तैयार हूँ, कारण वो मेरी पत्नी है और अपने बच्चों के बिना तो मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर राजा गरुड़ी से पूछा, गरुड़ी, तुम गरुड़ के साथ रहोगी? गरुड़ी ने कहा, मैं कैसे जाऊं? आग लगा तब हमको छोड़कर भाग गए, तो अब इनका क्या भरोसा? मेरा और बच्चों का तो ये नया जन्म हुआ है। राजा ने गरुड़ से कहा कि गरुड़ी तो तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं है, तो तुम बताओ क्या करोगे? गरुड़ ने कहा, महाराज, गरुड़ी नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर मेरे बच्चे मुझको मिलने चाहिए। गरुड़ी बोली, महाराज, मैं किस तरह से इन्हें बच्चों को सौंप सकती हूँ? उनको मैंने जन्म दिया है, आग से बचाया है, छोटे से बड़ा मैंने किया है, तो इनको कैसे दे दूं और क्यों दे दूं? मैं बच्चों को इन्हें नहीं दूंगी। गरुड़ ने कहा, महाराज, मेरे बच्चे मुझको मिलने चाहिए। गरुड़ी ने कहा, मैं बच्चों को नहीं दूंगी। राजा के लिए यह बड़ा कठिन प्रश्न खड़ा हुआ, बच्चों को किसका माना जाए, गरुड़ का या गरुड़ी का? फिर उन्होंने खूब विचार करने के बाद न्याय दिया कि गरुड़ी बहन, बच्चों को तुमने जन्म दिया है, आग से तुमने बचाया है, छोटे से बड़ा तुमने किया है, तुझको बड़ी मुश्किल हुई है, पर वंश तो पिता का ही कहलाता है, इसलिए ये बच्चे तो गरुड़ के ही माने जाएंगे। गरुड़ी बोली, आप चाहे जो करें, मैं बच्चों को देने वाली नहीं हूं, नहीं दूंगी। कहते कहते गरुड़ी वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी।
फिर गरुड़ दोनों बच्चों को आगे करके चलने लगा। बच्चे तो माता माता कहकर खूब रोने लगे, पर उनकी माता उन्हें बचाने के लिए कहाँ से आ पाती। फिर तो गरुड़ी किसी तरह से उठकर वहाँ से निकली और साकरी नदी पर आकर बच्चों के लिए खूब बिलाप करने लगी। वो बिलाप करते करते ही नदी के किनारे निर्झर था, वहाँ तड़प तड़प कर मर गई। गर्मी के कड़ाक धूप में उसका शरीर सूख कर चमड़ा हो गया था। न्याय राजा के राज्य में एक बढ़ाई रहता था। उस बढ़ाई की पत्नी मासिक धर्म में आई। 5-7 दिन के बाद उसने माथे से स्नान किया और स्वच्छ हुई। उसको 2 दिन हुए और वह दोपहर को साकरी नदी के किनारे निर्झर पर पानी लेने के लिए गई। वहां उसने गरुड़ी के सूखे शरीर को देखा। उसको लगा कि ये क्या है, ये जानने की इच्छा हुई। उसने एक लकड़ी ली और लकड़ी से उस शरीर को वहां से खिसकाया। उस मृत शरीर में रही बाष्प बढ़ई के स्त्री के नाक मुंह में गई। फिर उसने घड़ा मांजा और पानी भरकर घर चली आई। कई दिन बीतने पर बढ़ाई की स्त्री को गर्भ ठहरा। 9 मास और 9 दिन पूरे होने पर बढ़ाई की पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया। अब बढ़ाई की लड़की बड़ी होने लगी। महीने वर्ष बीते, लड़की बालिका से किशोरी हुई, तरुणी बन गई। वो बढ़ाई की पत्नी को गृह कार्य में मदद करने लगी। वो लकड़ी लाती, पानी भरती, रसोई बनाती और घर के सारे काम करती। न्याय राजा की 7 घोड़ियां थी। जो घोड़े थे वो तो उसने सैन्य को सवारी या लड़ने के लिए दे दिए थे। उस नगरी में केवल बढ़ाई के पास ही एक घोड़ा था। राजा की घोड़ियां बढ़ाई के घर के आसपास चरने के लिए आती थी। बढ़ाई का घोड़ा भी उन्हीं में जाकर चरता था। घोड़ियां मासिक धर्म में आईं। घोड़े ने घोड़ियों के साथ संबंध स्थापित कर संतुष्ट पाई। अब घोड़ियों को गर्भ ठहरा। वह गर्भ विकसित होने लगा। गर्भ का पूर्ण विकास हुआ और घोड़ियों ने बछड़ों को जन्म दिया। राजा ने जाना कि घोड़ियों ने बछड़ों को जन्म दिया तो वो बहुत खुश हुआ। एक दिन बढ़ाई के बाड़े में घोड़ियां बछड़ों के साथ चर रही थी। उसमें बढ़ाई का घोड़ा भी जाकर चरने लगा। उसको बढ़ाई की लड़की ने देखा। वो बहुत खुश हो गई। लड़की ने बढ़ाई को बुलाया और घोड़ी तथा बछड़ों को दिखाकर कहने लगी कि ये बछड़े किसके हैं। बढ़ाई बोला, बेटा ये घोड़ियाँ और बछड़े तो राजा के हैं। लड़की बोली, परंतु ये घोड़ा तो अपना है। बढ़ाई बोली, हाँ बेटा ये घोड़ा तो अपना है। अपने घोड़े ने घोड़ियों के साथ संबंध किया है, इसीलिए तो घोड़ियों को गर्भ ठहरा और ये बछड़े जन्मे। लेकिन लड़की ने कहा, तो ये बछड़े तो अपने ही गिने जाएंगे। बढ़ाई बोला, है तो ऐसा ही, अपने घोड़े की वंशज, इसीलिए ये बछड़े अपने हैं। परंतु जाने दे, अब राजा की क्या बात करना, बड़े लोगों की बड़ी बात, हम छोटे मुंह से बड़ी बात क्यों करें। लड़की बोली, लेकिन पिताजी हम कहाँ बड़ी बात कर रहे हैं, जिसका वंश उसके बालक। लड़की खुश हो गई। वह बछड़ों और घोड़े को हाँक लाई और तबेले में बंद कर दिया। सांझ को घोड़ियां राजा के घर आईं। वे बछड़ों के बिना थीं। बछड़ों के लिए तूफान मचाने लगी। घोड़े की रखवाली करने वाला बछड़ों की खोज में निकला। उसने देखा कि बछड़े बढ़ाई के गुड़साल में बंद हैं। वो बढ़ाई के घर गया और कहा, बढ़ाई इन बछड़ों को छोड़ दो, ये राजा के बछड़े हैं। बढ़ाई बछड़ों के बंद किए हुए तबेले का दरवाज़ा खोलने गया, लेकिन लड़की ने उसको रोका। नहीं, ये राजा के नहीं है, फिर क्यों देना है। बढ़ाई लड़की को समझाता है, पर वो नहीं मानती और बछड़ों को नहीं देती है। बढ़ाई ने कहा, बेटा राजा के आदमी बछड़े लेने के लिए आए हैं तो दे देते हैं। लड़की ने कहा, पर क्यों देना, ये अपने घोड़े के वंश हैं,
राजा को इन्हें नहीं देना है। राजा के नौकर ने घर जाकर पूरी बात राजा से कहा। अब राजा ने बढ़ई को बुलवाया। राजा ने कहा, बढ़ई, अपने तबेले में मेरे बछड़ों को बंद किया है, उन्हें क्यों नहीं छोड़ता? बढ़ई ने कहा, महाराज, इन बछड़ों को तो मेरी लड़की ने बंद कर दिया है, उसको पसंद है इसीलिए रखा है। राजा ने कहा, लेकिन वे बछड़े तो मेरे हैं, ये तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें बछड़ों को छोड़ देना पड़ेगा। बढ़ई बोला, उस पागल लड़की को मैंने कितनी बार समझाया है, पर वो समझने के लिए तैयार नहीं है। राजा ने कहा, इन सिपाहियों को लेकर जाओ और लड़की को धमकी देकर बछड़ों को छोड़ दो। बढ़ई के 7 सिपाही बढ़ई के घर आए। लड़की तबेले के दरवाजे के पास ही थी। बढ़ई ने लड़की को समझाया कि हम बछड़े को छोड़ देते हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। सिपाहियों ने लड़की को धमकाया, राजा का भय दिखाया, फिर भी वो टस से मस नहीं हुई। फिर वे सिपाही वापस आए और राजा से सारी बात कही। राजा ने कहा, ठीक है, कल दरबार में लड़की को हाजिर करो। दूसरे दिन दरबार लगा। लड़की को दरबार में बुलाया। लड़की ने बछड़ों को हाँक कर दरबार में ले आई। बछड़ों को बाहर बांध दिया। वो सभा में जा बैठी। राजा ने कहा, पगली लड़की तू ही है? लड़की बोली, महाराज, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पागल हूँ? राजा ने कहा, पागल नहीं तो क्या चतुर कहूँ? राजा के बछड़ों को अपने घर बांध रखा है, उन्हें लेने आए तो भी ना दिया। लड़की ने कहा, बछड़े मुझको अच्छे लगे, पसंद आए और मैंने बांध रखा, उसमें क्या हो गया? राजा ने कहा, लेकिन बछड़े तो मेरे थे, तुझको नहीं मालूम है क्या? लड़की ने कहा, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? ये बछड़े तो हमारे हैं, इसीलिए तो मैंने अपने तबेले में बांध रखा था। अब राजा को लड़की पर क्रोध आया। राजा ने कहा, लड़की, तेरा मगज तो ठीक है ना? बछड़े मेरे हैं और तू मेरे साथ कैसे बात कर रही है? लड़की बोली, महाराज, मैं सच बात कर रही हूँ, ये बछड़े हमारे हैं। राजा ने कहा, लड़की, तू तो बिल्कुल पागल निकली। इन बछड़ों को मेरे घोड़ियों ने जन्म दिया है, तो तेरे बछड़े कैसे हुए? लड़की ने कहा, महाराज, भले आपकी घोड़ियों ने जन्म दिया है, पर वंश तो हमारा है ना। हमारे घोड़े द्वारा इन घोड़ियों ने गर्भ धारण किया था, इसीलिए वंश तो हमारा हुआ ना, मतलब बछड़े भी हमारे हुए। राजा ने कहा, लड़की, तू क्या कह रही है? संसार में ऐसा कहीं होता है? घोड़ी के साथ जो घोड़ा संबंध स्थापित करे, उससे घोड़ा के मालिक के बछड़े हो जाएं? लड़की ने कहा, वाह रे न्यायी राजा, आपका अभिनंदन है। आपका न्याय भी कदम कदम पर बदलता है, कभी कैसा न्याय, कभी कैसा। इस तरह के न्याय का पशु पक्षियों को पता होता तो वे यहाँ नहीं रहते। राजा ने कहा, लड़की, तुझको क्या हुआ? तुझे कहाँ अन्याय हुआ है? लड़की बोली, महाराज, याद कीजिए, आज से 15 वर्ष पहले की बात है। यहाँ राज दरबार में बच्चे नर के या मादा के ऐसा ही झगड़ा लेकर गरुड़ और गरुड़ी आपके पास न्याय लेने आए थे। उन्हें आपने क्या न्याय दिया था? राजा याद करने लगे और उन्हें सारी बात याद आ गई। लड़की ने कहा, महाराज, उस गरुड़ी ने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया होगा, ये तो वही जाने। आग लगा था तब गरुड़ बच्चों को बचाने के बदले उन्हें वहीं छोड़कर भाग गया था। फिर बच्चे मेरे हैं कहकर गरुड़ी से मांगा, परंतु गरुड़ी ने बच्चे नहीं दिए। उन बच्चों को लेने के लिए वह गरुड़ आपके पास न्याय मांगने आया। उनकी बातें सुनकर आपने न्याय किया कि वंश नर का कहलाता है, इसलिए बच्चे गरुड़ को दे दिए। आपने बच्चों को गरुड़ को सौंप दिया। बेचारी गरुड़ी की क्या हालत हुई, वह तो बच्चों के बिना तड़प तड़प कर मर गई। राजा को गरुड़ और गरुड़ी की सब बातें याद आ गई, इसलिए वो शांत ही रहा। लड़की ने कहा, महाराज, अब बोलिए, ये बछड़े किसके हैं? हमारे ही है ना?
हमारे घोड़े के वंश हैं, इसीलिए हमारे ही कहलाएंगे। राजा बोले, हाँ ऐसा ही है। लड़की राजा के दरबार से निकली और बछड़ों को खदेड़कर वापस अपने घर ले गई। राजा लड़की और बछड़ों को देखता ही रह गया। राजा विचार करने लगा, लड़की बहुत होशियार निकली, मुझे पराजित करके न्याय प्राप्त कर लिया। कुछ दिन बीते और राजा ने सिपाहियों को भेजकर बढ़ाई को बुलवाया। राजा ने बढ़ाई से कहा, बढ़ाई मुझको एक मंदिर बनवाना है। बढ़ाई बोला, हाँ महाराज हम बना देंगे। राजा बोला, हम सब जिस तरह से मंदिर बनाते हैं उस तरह से ये मंदिर नहीं बनना है। इस मंदिर का पहले सोने का कलश रखना, फिर मंदिर का स्तंभ खड़ा करना। बढ़ाई तो राजा की बात सुनकर चुप ही हो गया। बढ़ाई राजदरबार से घर आया, उसने काम धाम छोड़ दिया, वो विचारों में ही खोया रहता। बढ़ाई की पत्नी ने उसको कहा, स्वामी तुम्हें क्या हो गया है? बढ़ाई ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो अच्छा ही हूँ। लड़की भी बढ़ाई से पूछने लगी, लेकिन बढ़ाई कुछ नहीं बोला। वो खाना खाने के लिए बुलाने पर भी खाने नहीं आता। उसको चिंता होने लगी, क्या करना है। बढ़ाई की पत्नी और लड़की उससे कहती, जो बात हो उससे हमसे कहिए तो सही, उसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। फिर एक दिन बढ़ाई ने पत्नी और लड़की से राज दरबार में राजा की कही मंदिर बनाने की बात सुनाई। उस बात को सुनकर बढ़ाई की पत्नी को भी चिंता होने लगी, लेकिन बढ़ाई की लड़की तो आनंदित हो गई। लड़की ने बढ़ाई से कहा, पिताजी आप क्यों चिंता कर रहे हैं, उसका हल तो हम निकालेंगे, चिंता करना छोड़ दीजिए। फिर भी बढ़ाई और उसकी पत्नी तो चिंता में ही रहने लगे। दूसरे दिन लड़की ने ओढ़नी ओढ़कर राजा के दरबार की ओर चली। उसने राजा के महल में आकर राजा को नमस्कार किया। राजा ने लड़की को देखा। अब राजा ने लड़की से पूछा, लड़की तू किस लिए आई है? लड़की ने कहा, महाराज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मजूरी लेने आई हूँ। आपका मंदिर बनाना है, उसमें से वो मजूरी काट लीजिएगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तू मजूरी में क्या लेगी? पैसा दूं या अनाज, क्या दूं? लड़की ने कहा, महाराज मुझे अनाज ही दे दीजिए। राजा बोला, अनाज में क्या लेगी? लड़की ने कहा, महाराज सांबा की ही मजूरी दे दीजिए। राजा ने नौकर को बुलाया और कहा, इस लड़की को सांबा की मजूरी एक मपना भरकर दे दो। नौकर लड़की को लेकर गोदाम में आया। वहां लड़की ने मजूरी लेने के लिए ओढ़नी फैलाई। नौकर ने तगाड़े में सांबा निकालकर मजूरी देने के लिए मपना ले आया और भरने लगा। तब लड़की ने नौकर से कहा, मुझको मजूरी तुम देने वाले हो? नौकर ने कहा, तो कौन, राजा देंगे? लड़की ने कहा, मैं तो तुम्हारे हाथ की मजूरी नहीं लूंगी, राजा अपने हाथ से मजूरी देंगे तो ही लूंगी। नौकर ने बहुत समझाया कि राजा तो किसी को अपने हाथ से मजूरी नहीं देते हैं, हम नौकर को ही देने के लिए कहते हैं। ये सब काम तो हमारा ही है, इसीलिए तो हम नौकर हैं। लेकिन लड़की नहीं मानी। उसने तो जिद ही पकड़ लिया कि तुम चाहे जो करो, पर मैं तो राजा के हाथ से ही लूंगी मजूरी। नौकर जाके राजा से बात करता है कि लड़की मेरे हाथ से मजूरी नहीं ले रही है, वो तो आपके हाथ से ही मजूरी लेने को कहती है। राजा ने कहा, ठीक है, उसे मेरे हाथ से मजूरी चाहिए तो मैं उसको मजूरी दूंगा। फिर राजा आया और सांबा से मपना भरकर लड़की की ओढ़नी में खाली करने गया। लड़की ने तभी बीच में हाथ करके मजदूरी लेने से रोका। फिर बोली, महाराज मपने में ठीक ऊपर तक सांबा नहीं भरा है। राजा ने मपना खाली करके फिर से भरा और ओढ़नी में खाली करने को तैयार हुआ। तब फिर लड़की ने हाथ से रोका और बोली, महाराज मपना ऊपर तक ठीक से भर गया है, पर अब भरने की पद्धति बदल गई है। राजा ने पूछा, कैसी पद्धति? लड़की ने कहा, महाराज पहले मपने का ऊपरी भाग भरना चाहिए, फिर मपने में अनाज भरना चाहिए। ऐसा काम
नौकर से नहीं होता, इसीलिए तो मुझे आपको बुलाना पड़ा। राजा ने कहा, तेरा बाप ऐसा करता है? लड़की, तू तो पागल हो गई है। कहीं ऐसा देखा है कि पहले मपना का ऊपरी भाग आए फिर मपने में अनाज भरता हो? लड़की ने कहा, अब हो सकता है। आपको ऐसा करना नहीं है तो बहाना क्यों कर रहे हो? राजा बोले, लड़की, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लड़की ने कहा, महाराज हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? महाराज, ये तरीका तो आपने ही खोजा है और आपसे ये नहीं हो सकेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, कैसा तरीका? मैंने क्या किया? लड़की ने कहा, महाराज, मेरे पिताजी बढ़ाई हैं, उनसे आपको मंदिर बनवाना है, लेकिन आपने उनसे कहा है कि मंदिर पर कलश पहले रखना है, बाद में मंदिर का पाया बनाना है। महाराज, दुनिया में ऐसा हुआ है? राजा हंस पड़ा। उसने लड़की से कहा, लड़की, तू सच्ची बात करती है। तू जीत गई और मैं हारा। अब तू जा, अपने पिता बढ़ाई को कहना कि वह चिंता नहीं करे। उसकी लड़की बहुत होशियार है, उसने राजा के सभी कूट हल कर दिए हैं। लड़की ने घर आकर राजा से मांगी मजूरी वाली सभी बात अपने माता पिता को बताई। वे सब खुश हो गए। अब लड़की युवा हुई। राजा विचार करने लगा कि बढ़ाई की लड़की बहुत बुद्धिशाली है। उसको राज्य में रानी बनाकर लाऊं तो राज दरबार में आने वाले प्रश्न या कुट का हल खोज निकालेगी और प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। अब राजा ने बढ़ाई की लड़की से विवाह करने की इच्छा बढ़ाई के समक्ष व्यक्त की। बढ़ाई बोला, महाराज, हम गरीब आदमी और आप ठहरे राजा, ऐसा रिश्ता कैसे हो सकता है? हमारे रहन सहन और आपके रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। आपका राजमहल और हमारी झोपड़ी में रहने वाली लड़की कैसे संभाल सकेगी? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। महाराज, ये विचार आप छोड़ दीजिए, बात आप तक ही रहने दें। राजा को बढ़ाई ने बहुत समझाया, पर राजा मानने को तैयार नहीं हुआ। वो तो कहता था, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी लड़की के साथ ही विवाह करूंगा। फिर बढ़ई वहां से घर आया और राजा के साथ हुई सभी बात पत्नी और लड़की को बताई। लड़की ने ये बात सुनकर नकार दी। फिर भी बढ़ाई लड़की को समझाने लगा। लड़की ने बढ़ाई से कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, इसका समाधान भी हम निकाल लेंगे। दूसरे दिन बढ़ाई की लड़की राजा के महल में गई और राजा से मिली। वो लड़की राजा से बोली, महाराज, आपके साथ मैं विवाह करूंगी, पर इससे पहले मैं जो कहूंगी उसके अनुसार आपको करना होगा। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। लड़की ने कहा, महाराज, ये आपका महल है, उसके मुख्य दरवाजे के पास एक चौरस दरवाजा बनवाना, उसकी दीवार बनाकर उसमें तुलसी का पौधा रोपना, उस पर साफ पीले कपड़े का टुकड़ा ढक देना, उसके अगल बगल में गोबर से लिपने के बाद वहां धूप अगरबत्ती दिया कर देना। दिए में तेल खत्म नहीं होना चाहिए। फिर रात होगी तब वहां आप खाट बिछाकर सो जाना। दूसरे दिन लड़की ने जैसा कहा था उसके अनुसार राजा ने तैयारी की। सांझ को वो वहां खटिया बिछाकर सो गया। रात्रि के 2 प्रहर व्यतीत हो गए। अब मध्य रात्रि हुई और राजा की खाट आकाश में उड़ने लगी। वो स्वर्ग में गया और वहां रुका। वहां राजा देखने लगा तो उसके माता पिता सोने के हिंडोले के किनारे आ गए हैं। उनका आसन डोलने लगा है। वे अब नीचे गिर जाएंगे, ऐसा लगने लगता है। राजा नीचे देखता है तो नीचे तो नरक दिखाई देता है। उसमें छोटे बड़े कीड़े एक दूसरे पर चलते हुए और मैला खाते हुए दिखते हैं। ऐसा देख के राजा जल्दी जल्दी माता पिता को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है और चिल्ला उठता है। राजा जग गया और देखता है तो वो नीचे
पलंग पर ही सो रहा है। उसे लगा ये स्वप्न था या सच बात थी। राजा को कुछ समझ नहीं आया। दूसरे दिन बढ़ाई की लड़की राजा के पास आई और देखा तो उसने कहा था वैसा ही किया गया था। उसने राजा से कहा, महाराज मैंने कहा था उसी अनुसार किया दिख रहा है, परंतु मैंने जिस तरह से कहा था क्या आप उसी तरह से सोए थे? राजा ने कहा, हाँ, जैसा तुमने कहा था वैसे ही उसी के अनुसार ही सोया था। लड़की ने कहा, हाँ, तो आपको क्या अनुभव हुआ? राजा ने रात को जो अनुभव किया था वे सभी बातें लड़की को सुनाई। लड़की ने कहा, महाराज आज भी आप वहीं सोना, पर आज आप मन को साफ रखिएगा। आज आपको मेरे प्रति ऐसा भाव रखना है कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, आज मैं ऐसे भावना रखकर सोऊंगा। दूसरे दिन रात हुई, राजा पलंग पर सोया। रात्रि के 2 प्रहर बीते, मध्य रात्रि हुई और राजा की खाट आकाश में उड़ने लगी और वह स्वर्ग गया। वहाँ रुका। वहाँ राजा देखता है तो उसके माता पिता सोने के झूले पर झूल रहे हैं। वे पान खाते दिखे। वहाँ वे बहुत आनंद में हैं। उनके अगल बगल में फूल ही फूल दिखते हैं। वो नीचे देखता है तो नीचे भी सुंदर बगीचा है। उस बाग में फूल महक रहे हैं। ये सब उसने देखा। राजा ये सब देखकर आनंदित हो उठा। फिर वो जग गया और देखता है कि उसकी खाट तो नीचे जमीन पर महल के आंगन में है। आज तो राजा बहुत खुश है। सुबह लड़की राजा के महल में आई और राजा से रात्रि को क्या अनुभव हुआ उस विषय में पूछने लगी। रात में जो अनुभव हुआ वो सभी अनुभव राजा ने लड़की से कह सुनाया। इसे सुनकर लड़की ने राजा से कहा, महाराज पहली रात को आप मेरे प्रति पत्नी का भाव रखते थे। मुझसे शादी करेंगे इस भाव से आप वहाँ सोए थे। इसलिए आपको स्वर्ग में आपके माता पिता झूले के किनारे बैठे हुए अभी गिर पड़ेंगे या फिर गिरेंगे और वे नीचे गिरेंगे तो सीधे नर्क में जाएंगे। ऐसी स्थिति आपको दिखाई दी। आपने माता पिता को दुखी होते हुए आपने देखा, जबकि दूसरे दिन आपका मेरे प्रति भाव पवित्र था। आपने अपने मन में मुझको बहन मान लिया और बहन का भाव पवित्र भाव होता है, इसलिए मन में कोई खराब विचार नहीं आया। और इसी कारण दूसरे दिन रात को आपके माता पिता स्वर्ग में झूले पर बैठे झूलते हुए आनंदित मुद्रा में दिखाई दिए। उनको बगीचे में फूलों की सुगंध भी मिलती है, ऐसा लगा। इस तरह वो सुखी दिखे। महाराज इस प्रकार के पवित्र भाव के कारण आपको ये सुखद अनुभव हुआ। इसीलिए हे महाराज, आप मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो आपके माता पिता दुखी होंगे। राजा ने लड़की की बात मान ली। बढ़ाई की लड़की अपनी ही छोटी बहन है, ऐसा पवित्र भाव रखा। फिर बढ़ाई की लड़की को बढ़ाई और बढ़ाई की पत्नी को उन्होंने अपने ही माता पिता है इस भाव से उनको राजमहल में बुलाकर साथ में रखने लगा और प्रजा लोग का कल्याण करने लगा। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।